नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का लेक्चर है आंकड़ों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डेटा। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का 8वां लेक्चर है और कई सारे लेक्चर डिस्कस हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, मिल जाएंगे लेक्चर। आज के इस लेक्चर में देखेंगे कि कौन कौन से हम अपने शोध के दौरान जब हम रिसर्च करते हैं तो कौन कौन सी हम टेक्निक्स अपनाते हैं, कौन कौन से टूल्स अपनाते हैं अपने डेटा कलेक्ट करने के लिए। प्राथमिक डेटा है, सेकेंडरी डेटा है और अनुसूची के माध्यम से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। इंटरव्यू हो गया आपका और शेड्यूल हो गया। कौन कौन सी पद्धति का प्रयोग करते हैं कलेक्ट अपना डेटा इकट्ठा करने के लिए, तो ये जाने के आज हम चलिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। परिचय क्या कहता है ये। एक शोधकर्ता अपने शोध के आंकड़ों को मानकर ही चलता है। ये रिसर्च स्कॉलर होता है, वह अपने आंकड़ों को आधार मानकर ही चलता है। बिना आंकड़ों के सामाजिक शोध वास्तव में एक अपंग प्राणी की भांति है। शोधकर्ता का मुख्य लक्ष्य ऐसे तथ्य या सामग्री का संकलन करना है जो उनकी उपकल्पनाओं का या तो समर्थन करती हों या पहले से बनाई गई उपकल्पनाओं को अस्वीकार करती हों। यही कारण है कि सामान्यतः विभिन्न शोधकर्ताओं के लिए उनकी उपकल्पनाएं ही आंकड़ों के संकलन के स्रोतों का मुख्य निर्धारण करती हैं। हाइपोथेसिस जिसे हम बोलते हैं। अब परिभाषा देखते हैं इसकी, क्या क्या परिभाषा है। सामान्य शोध में क्षेत्रीय अथवा प्रलेखीय आधार पर हम जो भी सामग्री एकत्रित करते हैं वह आंकड़ा कहलाती है। फर्स्ट इसकी विशेषता है विश्लेषण के तत्व अथवा विश्लेषण की इकाई। एग्जाम्पल ऐसे मानव, प्राणी, आप या हम भी हो सकते हैं। और सेकंड है चर, जिनका हम इकाइयों के संदर्भ में अध्ययन करना चाहते हैं। जो चर होते हैं उनका हम इकाइयों के संदर्भ में अध्ययन करना चाहते हैं, उन्हें उत्तेजकों का समूह भी कहते हैं। उत्तेजकों का समूह भी कहते हैं। और थर्ड है अध्ययन की गए चरों पर इकाइयों के मूल अथवा प्रत्युत्तर अथवा प्रतिपादन। इकाई अध्ययन किए गए चरों, जिसका अध्ययन किए गए चर होते हैं उनका या तो प्रत्युत्तर है या प्रतिपादन है। परिभाषा है जॉन गाल्टन ने आंकड़ों के संबंध में सिद्धांतों का उल्लेख किया है जो इस प्रकार हैं। उन्होंने कुछ परिभाषा दी हैं। फर्स्ट है तुलनात्मकता का सिद्धांत। इसके अनुसार अध्ययन की जाने वाली सभी इकाइयों को एक ही उत्तेजक से अथवा एक ही प्रकार की परिस्थितियों से प्रभावित किया जाता है। एक ही परिस्थिति से इसमें सबको प्रभावित किया जाता है तुलनात्मकता का सिद्धांत में। और सेकंड है वर्गीकरण का सिद्धांत। प्रत्येक उत्तेजक के लिए संभव प्रत्युत्तरों के समूह के एक वर्गीकरण को जन्म देता है। और थर्ड है पूर्णता का सिद्धांत। प्रत्येक इकाई द्वारा उत्तेजक के प्रति किए गए प्रत्युत्तर का मूल ज्ञात किया जाना चाहिए। प्रत्येक द्वारा प्रत्युत्तर की इकाई द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका मूल ज्ञान हमें होना चाहिए। और फोर्थ है प्रमाणिकता का सिद्धांत। आंकड़े इस प्रकार प्राप्त किए जाएं कि प्रकट स्तर के आधार पर ही गुप्त स्तर के विषयों में परिणाम निकल के सामने आ जाए। जो ऐसे आंकड़े प्रमाण होते हैं ऐसे किए जाएं कि जो गुप्त डेटा होता है कभी कभी तो वो भी हमें समझ में आ जाए, प्रमाण हो जाए, परिणाम निकाल के सामने आ जाए। आंकड़ों के संकलन का महत्व कितनी महत्वपूर्ण है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी शोध में तथ्य सामग्री के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। कोई भी डेटा हम शोध करते हैं तो कम करके हमें कभी नहीं आंकना चाहिए। आंकड़े ही वह मार्ग होते हैं जिनकी सहायता से शोधकर्ता एक विशिष्ट स्वरूप प्राप्त हो सकता है। आंकड़े ही वह स्रोत होते हैं। आंकड़ों के संकलन के महत्व के कुछ बिंदु इस प्रकार हैं जिनको हम समझ सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। फर्स्ट इसकी है शोध का आधार। शोध का आरंभ भी आंकड़ों के संकलन से माना जाता है। जब कभी भी किसी तत्व की परीक्षा अथवा पूर्व परीक्षा करने की आवश्यकता होती है, जब किसी तत्व की फैक्ट होते हैं उसकी परीक्षा या तो पूर्व में की गई हो या तो बाद में करने जा रहे हैं तो पुनः लिए गए आंकड़ों के संकलन आवश्यक हो जाते हैं। पहले कितना डेटा इससे रिलेटेड कितना वर्क हुआ है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि कार्य के आरंभ से लेकर अंत तक प्रत्येक स्तर पर किसी न किसी रूप में आंकड़ों की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इससे हमें पता पड़ जाता है कि कितनी शोध हुआ है इस टॉपिक से रिलेटेड और कितना बकाया है, तो हम वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अपना। और सेकंड है यथार्थ का बोध। यथार्थ का बोध होता है। आंकड़ों के संकलन के दौरान शोधकर्ता को अध्ययन समूह अथवा समुदाय के सामान्य जनजीवन में प्रवेश करना पड़ता है। यथार्थ मतलब साक्षात जाकर के व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करना पड़ता है, तभी वह समुदाय के जीवन का सही पता लगा पाता है।
जब आप डेटा कलेक्ट करेंगे, सोसाइटी में जाएंगे, तब आपको अगर कहीं पर डेटा लेना है तो आपको यथार्थ जाना पड़ेगा, वहीं पर उसकी सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि घर बैठे हम कहीं का भी डेटा इकट्ठा कर लें, तो ये भी नहीं है। यथार्थ मतलब वहाँ खुद जाना पड़ता है। और तीसरा है तुलनात्मक अध्ययन में सहायक। संग्रह द्वारा विभिन्न प्रकार घटनाओं तथा अनेक तथ्यों की जानकारी हो जाने पर उनकी परस्पर तुलना भी की जाती है। जब हम डेटा इकट्ठा कर लेते हैं तो हम उसकी तुलना करते हैं। एक ही समय में विभिन्न तथ्यों की तुलना करना भी आसान हो जाता है। एक ही समय में तुलना कर लेनी चाहिए। फोर्थ है कार्य कारण संबंध की खोज। संकलित तत्वों का आंकड़ों की सहायता के लिए द्वारा किसी भी समस्या अथवा घटना के कारणों और परिणामों को ज्ञात किया जा सकता है। कार्य कारण संबंधी की भी खोज करनी चाहिए हमें। और पाँचवा है समस्या के निदान में सहायता। यदि आंकड़ों के संकलन द्वारा इस बात का पता लग जाए कि छात्र असंतोष का मुख्य कारण क्या है, यानी कि जिसको व्यक्ति रिसर्च करने जाए तो वह व्यक्ति का असंतोष, जो व्यक्ति रूठा है, उसका मुख्य कारण क्या है। शिक्षा प्रणाली के दोष हैं और शिक्षा के प्रति नियोजनकर्ताओं की उदासीनता है, तो उन तरीकों को आसानीपूर्वक ढंग से जाना जा सकता है जो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। जब हमें किसी चीज़ का पता पड़ जाता है, व्यक्ति रुष्ट है तो किस बात से रुष्ट है, तो उसका हम समाधान निकाल सकते हैं। अगर पता नहीं होगा तो समाधान नहीं निकाल सकते, मुश्किल हो जाता है। इसलिए यह है समस्या के निदान में सहायता। रिसर्च हमें आंकड़े ये भी बताते हैं। और छठा है परिवर्तन के अध्ययन में सहायता। एक ही क्षेत्र में समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में आंकड़ों का संकलन करने से सामाजिक परिवर्तन एवं उनकी प्रकृति का ज्ञात होता है। जब हम एक ही क्षेत्र में समय समय पर जाते हैं तो हमें कई सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट हमारा भी क्लियर हो जाता है। बगैर शोध के भी हम कई सारी चीज़ें आंकड़ों का इकट्ठा कर लेते हैं। हम कहीं पर भी बार बार जाते हैं तो हमें वो पता पड़ जाता है कि क्या है। अगर हम एक रास्ते में जाते हैं बार बार तो 2-4 बार जाएंगे तो इसके बाद हमें पता पड़ जाता है, मतलब कि कहाँ खाई है, कहाँ नहीं है, कहाँ कैसा है। तो यही एक बता रहा है इसमें कि एक ही समय पर आप बार बार सोसाइटी में जाएंगे तो परिवर्तन की उसकी प्रकृति का ज्ञान भी हमें पता पड़ जाएगा। आदि हमारा डेटा ऐसे ही इकट्ठा हो जाएगा। और आंकड़ों के प्रकार, कौन कौन से आंकड़े के प्रकार होते हैं। आंकड़ों के प्रकार के आधार पर 2 प्रकार के आधार पर बांटा जा सकता है इसे। पहला प्रकृति के आधार पर और दूसरा मौलिकता के आधार पर। ठीक है, प्रकृति के आधार पर आंकड़ों को पुनः 2 भागों में भी विभाजित किया जाता है। प्रकृति होती है, उसके आधार को ही 2 भागों में है। पहला फर्स्ट है गणनात्मक। वे आंकड़े जिनको तथ्य की प्रकृति सांख्यिकीयता होती है और गणना की योग्य है। सांख्यिकीयता होती है और गणना की योग्य है, जैसे 1, 2, 1000 और 5, 10,000 है। और सेकंड है गुणात्मक आंकड़े। गुणात्मक आंकड़े वे आंकड़े हैं जो विश्लेषणात्मक एवं गुण संबंधी पक्ष से संबंधित होते हैं। जो गुण संबंधी तथ्य से संबंधित होते हैं वह गुणात्मक आंकड़े कहलाते हैं। अब मौलिकता के आधार पर भी 2 प्रकार के आंकड़े हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत शोधकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाकर विषय के संबंधित समस्याओं से व्यक्ति से साक्षात्कार करके अथवा अनुसूची या प्रश्नावली द्वारा डेटा इकट्ठा करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, जब आप शोध करेंगे तब आप फर्स्ट टाइम किसी सोसाइटी में जाएंगे अपने टॉपिक से रिलेटेड डेटा लेने के लिए, तो आपको वहाँ स्वयं जाकर के घटना स्थल पर एनालिसिस करना होगा, स्वयं जाना होगा, तभी प्राथमिक आंकड़े वो कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी लाइब्रेरी से बुक पढ़ ली हमने, किया किसी से पत्रिका के माध्यम से, तो वो सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। फर्स्ट डेटा होता है आपको खुद जाना पड़ता है किसी चीज़ में करने के लिए शोध। और परिभाषा है, श्रीमती यंग ने साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में लिखा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, इनकी बहुत पूछी जाती है रिसर्च मेथोलॉजी में। लिखा कि प्राथमिक तत्व सामग्री प्रथम स्तर पर एकत्रित की जाती है। प्राथमिक तत्व सामग्री प्रथम स्तर पर एकत्रित की जाती है, बिल्कुल सही है। एवं इसके संकलन तथा प्रकाशन का उत्तरदायित्व उस अधिकारी
पर रहता है जिसमें मौलिक रूप से उन्हें एकत्रित किया है। यानी कि आप पर रहता है उत्तरदायित्व, आपने किस प्रकार से अपना डेटा कलेक्ट किया है। ओके। प्राथमिक आंकड़े एकत्र करने के दो स्रोत हैं। फर्स्ट है ये समस्या से संबंधित व्यक्ति, जो हमारी समस्या है उससे संबंधित व्यक्ति भी होने चाहिए। इन व्यक्तियों द्वारा भूतकाल के बारे में ज्ञान के साथ साथ अपने अनुभव के आधार पर भी भविष्य की घटनाओं के बारे में भी पता चलता है। यानी कि जो पहले क्या घटित हुआ है व्यक्ति के व्यक्तित्व में और आगे क्या होने वाला है, तो उससे हमें राहत मिलती है, हमारी मदद मिलती है। बी है प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा। शोधकर्ता किसी भी समूह या संगठन के संबंध में आंकड़ों का अवलोकन कर उन्हें एकत्रित करता है। अवलोकन मतलब ऑब्जर्व करके भी हम प्रत्यक्ष जा करके डेटा कलेक्ट करते हैं। और द्वितीयक आंकड़े देखते हैं क्या है सेकेंडरी डेटा। द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े हैं जो शोधकर्ता प्रकाशित अप्रकाशित प्रलेख है, डायरी है, पत्र है, पत्रिकाएं हैं, पेपर है, पांडुलिपि आदि से प्राप्त करते हैं। पीवी यंग ने कहा है कि अनुसार द्वितीयक तथ्य सामग्री वह है जिसे मौलिकता स्रोतों से एक बार प्राप्त करने के बाद एकत्रित किए गए हों किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त आंकड़े। मतलब एक बार जो ऐसे मान लीजिए आप रिसर्च करने जा रहे हैं, ठीक है, आपको द्वितीय आंकड़े चाहिए हैं तो आप पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी अपने डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। यानी कि जो पहले से ही हमें मदद करती हैं हमारी, वह द्वितीयक आंकड़े कहलाती हैं, क्योंकि पहले ही उसमें कई व्यक्तियों ने रिसर्च कर ली है टॉपिक से रिलेटेड, तो द्वितीय आंकड़े होते हैं हमारी मदद कर देती हैं। प्राथमिक एवं द्वितीय आंकड़े में क्या क्या अंतर है, डिफरेंस भी देखना बहुत ज़रूरी है। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े में पहला अंतर तो यह होता है कि प्राथमिक आंकड़े एक कच्चे माल की तरह होते हैं। ओके, कच्चे माल की तरह होते हैं जिसके आधार पर अध्ययन को एक स्वरूप दिया जाता है, जबकि द्वितीयक आंकड़े एक तैयार माल के समान होते हैं जिसका उपयोग तो जिसका हम उपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट जो प्राथमिक डेटा होता है उसमें तो हम अपने कच्चे माल की तरह होते हैं, उसमें तो हम परिवर्तन कर सकते हैं समय पर, लेकिन द्वितीयक आंकड़े में हम परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि द्वितीयक आंकड़े पहले से ही हमें उपलब्ध हैं तो इनको हम बदल नहीं सकते। इसका मतलब ये है। और दूसरी, प्राथमिक आंकड़े मौलिक आंकड़े हैं। इसका कारण यह है कि इसका संकलन अध्ययनकर्ताओं द्वारा स्वयं किया जाता है, शोधकर्ता द्वारा स्वयं किया जाता है, जिससे इसके परिणामों में संदेह नहीं किया जाता। मतलब क्योंकि घटना स्तर पर शोधकर्ता स्वयं जाता है तो संदेह की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, गुंजाइश नहीं है। जबकि द्वितीयक आंकड़े में मौलिकता का अभाव पाया जाता है। इस कारण यह है कि इन आंकड़ों का पहले से ही विश्लेषण किया जा चुका है, पहले से ही अध्ययन हो चुका है, डेटा मिल चुका है हमें। और थर्ड इसकी पर वो देखते हैं, प्राथमिक आंकड़े के संकलन में अधिक समय और धन की आवश्यकता होती है। जो प्रथम बार आप जब डेटा कलेक्ट करने जाएंगे तो आपको धन और श्रम और दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि द्वितीयक आंकड़ों का संकलन तुलनात्मक रूप से किया जाता है। इसमें धन और श्रम कम लगता है, क्योंकि इसमें हम पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपना डेटा देख सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड। लेकिन प्राथमिक में हमें खुद जाना पड़ता है, कहीं पर भी हमें अध्ययन करना है, कहीं जाना है अपना डेटा लेने, तो वहाँ धन लगता है, श्रम लगता है और समय भी लगता है। इसमें नहीं लगता द्वितीयक आंकड़े में। फोर्थ है, प्राथमिक आंकड़ों के सत्यापन का गुण अधिक पाया जाता है। मतलब कि प्राथमिक आंकड़ों का हम सत्यापन भी कर सकते हैं। हमें डाउट हो रहा है तो हम फिर से जा कर के अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। यदि एक बार संग्रहित की गए प्राथमिक आंकड़े अध्ययन के दौरान दोषपूर्ण दिखाई देते हैं तो उस क्षेत्र में जाकर के पुनः उसका संकलन किया जा सकता है। जबकि द्वितीयक आंकड़े अपेक्षाकृत कम सत्यापन गुण वाले होते हैं, यानी जिस रूप में वे हैं हम उसी रूप में उनका अध्ययन आवश्यकता पड़ने पर कार्य कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन करने की गुंजाइश नहीं होती है। आंकड़ों के स्रोत, आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए अनेक स्रोतों को काम में लाया जाता है। अनेक स्रोतों को हम अपने काम में लाते हैं शोधकर्ता के द्वारा। सामान्यतः यह शोधकर्ता पर निर्भर करता है, यानी कि आप पर भी निर्भर करता है कि वह किन किन स्रोतों से अपनी समस्याओं से संबंधित जानकारी एकत्र करेगा। आप कौन कौन से टूल्स अपनाएंगे, कौन कौन से टेक्निक्स अपनाएंगे अपना डेटा कलेक्ट करने के लिए, ये आप पर भी निर्भर करता है और साथ ही साथ हम पर भी निर्भर करता है। हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे।
विभिन्न विद्वानों ने प्रलेखों ने आंकड़ों पर किन स्रोतों को दो भागों में बांटा। कई विद्वान हैं जिन्होंने आंकड़ों को दो स्रोतों में विभाजित किया है। जॉर्ज ने आंकड़ों को दो प्रमुख स्रोत माने हैं। जो जॉर्ज वैज्ञानिक हैं, फर्स्ट है ऐतिहासिक स्रोत। इसमें क्या आता है, प्रलेख है, कागज है, शिलालेख है आदि। और वह में भूतकाल खुदाई से प्राप्त वस्तुएं, जो खुदाई जैसे मोहनजोदड़ो है, कई सारे प्रलेख हैं जो मिल जाएंगे शिलालेख में। और इसमें प्रलेख आ गया, कागज आपका, शिलालेख आ गया ऐतिहासिक पद्धति में। और सेकंड है क्षेत्रीय स्रोत। क्षेत्रीय स्रोत इसमें जीवित व्यक्तियों से प्राप्त विशिष्ट, मतलब जो व्यक्ति सोसाइटी में रह रहे हैं उनसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। और क्रियाशील व्यक्ति का प्रत्यक्ष निरीक्षण, क्रियाशील व्यक्ति का प्रत्यक्ष निरीक्षण भी ले सकते हैं हम इसमें। ये देख लेते हैं, थोड़ा इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। आंकड़ों के स्रोत, सोर्स ऑफ डेटा। आंकड़ों के स्रोत प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े, ठीक है। प्राइमरी और फाइंड सोर्स और सेकेंडरी डोमिनेट ऑफ सोर्स। प्राथमिक आंकड़े में प्रत्यक्ष स्रोत आते हैं, अप्रत्यक्ष स्रोत आते हैं, ओके। और द्वितीयक में व्यक्तिगत प्रलेख आ गया इधर आपका, और सार्वजनिक स्रोत आ गया, ओके। और प्राथमिक आंकड़े में पहले प्राथमिक आंकड़े को ही डिस्कस कर लेते हैं। प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत में आ गया आपका अवलोकन है और मौखिक छानबीन, ऑब्जर्वेशन, ओरल इंडियल। और अप्रत्यक्ष में आ गया प्रश्नावली है, मतपत्र है, लेटर हो गया से, रेडियो है आपका। और मौखिक छानबीन में प्रश्नावली, अनुसूची और साक्षात्कार। मौखिक हो गया क्योंकि इसमें हम व्यक्ति से जाकर के प्रश्न पूछते हैं, मौखिक के प्रश्न पूछते हैं। अब द्वितीयक देख लेते हैं। द्वितीयक में व्यक्तिगत प्रलेख आ जाएगा आपका और सार्वजनिक प्रलेख। और व्यक्तिगत प्रलेख में देखते हैं क्या क्या है, जीवन इतिहास, व्यक्ति के लाइफ स्टाइल क्या है, डायरी हैं, पत्र पत्रिकाएँ हैं, संस्करण है, ठीक है। और सार्वजनिक प्रलेख दो प्रकार के होते हैं, प्रकाशित और अप्रकाशित। प्रकाशित में देखते हैं सरकारी रिकॉर्ड हो गया, जैसे दुर्बल हस्तक्षेप और शोध प्रतिवेदन, ठीक है, ये अप्रत्यक्ष हो गया। और प्रकाशित में आ गया आपका विभिन्न प्रतिवेदन और अन्य स्रोत, और भी कई स्रोत हो सकते हैं। इसको देख लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और आपके लिए। आंकड़ों के स्रोत एक बार आराम से देख लेना। आई होप आपने देख लिया होगा, समझ में आ गया होगा कौन कौन से टेक्निक्स कहाँ हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। व्यक्तिगत प्रलेखों का महत्व, जो व्यक्तिगत होता है उसका प्रलेखों का कितना महत्व होता है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। व्यक्तिगत जीवन व घटनाओं के संबंध में ही नहीं, अपितु सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने में भी हमें सहायता प्रदान करती है। प्रलेखों के माध्यम से भावना, मनोभाव को ठीक से जान लेने से सामाजिक शोध में घटनाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण अत्यंत सरल हो जाता है। जब हम व्यक्ति का हम हाव भाव समझ लेते हैं, उनकी भावना क्या है, तो हमें आधी मदद मिल जाती है शोध के दौरान। कई बार होता है आप जज ऑब्जर्व करते हैं, आप व्यक्ति को समझ सकते हैं, उसकी हाव भाव भावनाएं, तो आप उसके आधार पर भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। व्यक्तिगत प्रलेखों की कुछ सीमाएं होती हैं, हर एक चीज़ की अपनी एक लिमिट होती है, तो व्यक्तिगत प्रलेखों की भी एक अपनी लिमिट है। फर्स्ट इसकी सीमा है, व्यक्तिगत होने के कारण इनको आसानी से उपलब्ध नहीं किया जा सकता है, ओके। और द्वितीय, व्यक्तिगत प्रलेखों में जो कुछ लिखा होता है वह सच है या झूठ, इस बात की जांच करना एक दुष्कर्म कार्य होता है। व्यक्तिगत प्रलेखों में क्या लिखा है, क्या वह सच है या नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और व्यक्तिगत प्रलेख देख लेते हैं, इधर कहाँ था, ये है आपका व्यक्तिगत प्रलेख, ये आ गया आपका, ये सेकेंडरी डेटा में है। व्यक्तिगत प्रलेख पर्सनल डोमेंट्री, यानी कि लाइफ पर्सनल व्यक्तिगत प्रलेख। अब देखते हैं थर्ड, कई प्रलेखों में घटनाओं को एक क्रमबद्ध रूप से नहीं लिखा जाता है, क्योंकि लेखक की अपनी खुद की सीमाएं होती हैं, अतः हमें पता नहीं चलता कि यह किस संदर्भ में लिखा गया है। चौथा, इसमें कल्पना एवं आदर्श को अधिक स्थान दिया जाता है। कल्पना और आदर्श को अधिक स्थान दिया जाता है, जिससे वास्तविकता छुप जाती है। जो फैक्ट होते हैं वह छुप जाते हैं, वास्तविकता। इससे पता चलता है कि अगर शोधकर्ता अपने शोध के दौरान स्वयं कुछ सावधानी बरते तो व्यक्तिगत प्रलेखों को महत्वपूर्ण उपयोग कर सकता है। यानी कि आप
जब आप रिसर्च करने जाएंगे, आप व्यक्तिगत प्रलेख का कई वो डेटा कलेक्ट करेंगे, तो आपको स्वयं को कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होगी, तभी आप अच्छा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब सार्वजनिक प्रलेख क्या होते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। सार्वजनिक प्रलेख वो प्रलेख हैं जो सार्वजनिक संस्था, समाज, जाति इत्यादि के बारे में उनके कार्यकलापों के रिकॉर्ड कंपनी सरकारी दफ्तरों के दफ्तरों हो सार्वजनिक प्रलेख कराते हैं। यानी सार्वजनिक प्रलेख जो पब्लिक प्लेस पर होते हैं, ऐसे आपकी कंपनी हो गई, आपका संस्था हो गई, इंस्टीट्यूशन आपका, आप विश्वविद्यालय में जाकर के अपना डेटा ले सकते हैं। मतलब कि सरकारी दफ्तर, ये इनके माध्यम से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इनमें हम पत्रकारों को भी ले सकते हैं। जनगणना आयोग की रिपोर्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जनगणना आयोग की रिपोर्ट ये हर 10 साल में होती है। नेशनल सैंपल सर्वे द्वारा प्रकाशित दस्तावेज या अन्य नियमित रूप से प्रकाशित विभागीय रिपोर्ट व विशेष प्रसारित दस्तावेज भी सम्मिलित किए जाते हैं। हमारे देश में कृषि विभाग है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जनसंख्या विभाग है, आर्थिक व सांख्यिकी निर्देशालय भी आपकी रिपोर्ट प्रकाशित करती हैं। डेटा रिपोर्ट ये प्रकाशित करती हैं अपनी अपनी। सार्वजनिक प्रलेख के 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रकाशित प्रलेख और दूसरा अप्रकाशित प्रलेख। प्रकाशित प्रलेख में देखते हैं, प्रकाशित प्रलेख केवल उन्हीं लोगों का प्रकाशित किया जाता है जो आम जनता के लिए उपयोगी हों या उनके द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं। ये सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूल आ गया, आपका कॉलेज या पुस्तकालय है, ये प्रकाशित हैं, उपलब्ध हो सकते हैं। सार्वजनिक प्रलेखों में कुछ प्रकार हैं। फर्स्ट है रिकॉर्ड। विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं को अपनी प्रतिदिन के कामकाज के लिए अथवा प्रशासकीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु अनेक सूचनाओं का रिकॉर्ड रखती हैं। डेली का रिकॉर्ड होता है। अब जब आप बैंक में देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, तो शाम को जो रिकॉर्ड होता है, कितना पैसा आया है, कितना आय हुआ है, कितना व्यय हुआ है, ये सारा रिकॉर्ड उसमें रहता है। जब शाम को जब उसकी बैंक बंद होती है, तब वह सारा डेटा आप देखते हैं कहाँ क्या कितना हुआ है। कई प्रकार के रिकॉर्ड हो सकते हैं, ओके, जिनकी जानकारी शोधकर्ता अपने अध्ययन हेतु प्राप्त कर सकता है। रिकॉर्ड, कई प्रकार के रिकॉर्ड होते हैं जिससे आप अध्ययन के दौरान प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड है प्रकाशित आंकड़े। सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं में समय समय पर आंकड़े प्रकाशित होते हैं। समय समय पर एक आंकड़े प्रकाशित जारी करता है सरकारी संस्थाएं। भारत सरकार ने सूचना मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष प्रकाशित आंकड़ों से यह पता चलता है कि हमने विभिन्न क्षेत्रों में किए गए उपलब्धियां प्राप्त की हैं। मतलब ये सूचना मंत्रालय हर साल अपनी रिपोर्ट जारी करता है कि हमने किस क्षेत्र में कितनी उपलब्धि प्राप्त की है, ताकि लोगों को अवेयरनेस किया जाए हम किस रफ्तार से प्रगति पर बढ़ रहे हैं, किस रफ्तार से प्रगति पर बढ़ रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इससे भी हमें मदद मिलती है। और थर्ड है पत्रिकाओं की रिपोर्ट। विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र व पत्रिकाओं में समय समय पर सामाजिक जीवन व घटनाओं से संबंधित अनेक प्रकार की रिपोर्टें तथा सूचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। ये भी सही है। शोधकर्ता इन रिपोर्टों तथा सूचनाओं का उपयोग अपने शोध कार्य में कर सकता है। आप इनका प्रयोग भी कर सकते हैं पत्रिकाओं का, क्योंकि ये समय समय पर हमें सोसाइटी में बताती हैं। हम घर बैठे ही पेपर में पढ़ लेते हैं, पेपर पढ़ते हैं मॉर्निंग में, तो हम पेपर में ही कई चीज़ें देख लेते हैं, तो उससे भी हमें एक आइडिया लग जाता है। और चौथा है विविध की सामग्री। पत्रिकाओं, पुस्तकालयों, उपन्यासों में विविध प्रकार की प्रकाशित सामग्री का लाभ शोधकर्ता अपने शोध के दौरान उठा सकता है। पत्रिकाओं के माध्यम से उपन्यास हो गए, किन किन के उपन्यास हैं। कई उपन्यास ऐसे होते हैं जिनका उद्देश्य सामाजिक समस्याओं को प्रस्तुत कर उनका समाधान बताना है। कई उपन्यास ऐसे दिए रहते हैं। अब देखते हैं सेकंड अप्रकाशित प्रलेख। फर्स्ट है गोपनीय रिकॉर्ड। इस प्रकार के रिकॉर्ड जो सार्वजनिक होते हुए भी प्रकाशित नहीं किए जाते, गोपनीय रिकॉर्ड कहलाते हैं। जो प्रकाशित करना है लेकिन नहीं कर रहे हैं, वह गोपनीय रिकॉर्ड कहलाते हैं। सार्वजनिक हित, सुरक्षा, कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इसका प्रकाशन नहीं किया जाता है। सामाजिक सुरक्षा, कानूनी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कभी कभी नहीं करते हैं, तो ये गोपनीयता हो जाती है। और दूसरा दुर्बल हस्तलेख।
जो हस्तरेख विद्वान विचारकों लेखकों का प्रभावशाली साहित्यकार द्वारा लिखे गए हैं। जो विद्वान होते हैं, जो लेखक होते हैं, उनके द्वारा लिखे जाते हैं लेख, वे किसी कारणवश जैसे अकस्मात उनकी मृत्यु हो जाए या प्रकाशक द्वारा मुद्रित न करने के कारण अप्रकाशित रह जाते हैं, मतलब नहीं कर पाते हैं, तो वह अप्रकाशित हस्तलेख कहलाते हैं। और थर्ड है शोध रिपोर्ट। ये शोध रिपोर्ट है। इस प्रकार की रिपोर्ट विद्यार्थियों द्वारा विश्वविद्यालयों में एमए या पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत की जाती है। शोध रिपोर्ट होती है, स्टूडेंट एमए कर रहा हो या आप पीएचडी करेंगे, उसके द्वारा प्राप्त की जाती है। परंतु इस प्रकार की रिपोर्ट का प्रकाशन काफ़ी मुश्किल हो जाता है। व्यक्ति स्वयं इसका प्रकाशन आर्थिक परिस्थितियों के कारण नहीं कर पाता है। कई लोग होते हैं जो इकोनॉमिक्स आर्थिक परिस्थिति होती है, उनके कारण हम कई बार शोध पत्र रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, और प्रकाशक बिना मुनाफा के शोध कार्य को प्रकाशित नहीं करता है। कई बार हम मुनाफा के आधार पर भी नहीं करते हैं क्योंकि फ़ायदा नहीं है। द्वितीय स्रोतों की सावधानियाँ, कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए? शोधकर्ता को द्वितीय स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग बड़ी सावधानीपूर्वक करना चाहिए। आंकड़ों के प्रयोग में लाने से पहले उनकी विश्वसनीयता की जांच कर लेना चाहिए। जब हम डेटा अपना यूज़ किसी की चीज़ को अपने काम में ला रहे हैं तो हमें उसकी जांच करना भी अति आवश्यक होता है। सरकारी आंकड़ों जो ज्यों का त्यों नहीं मान लेना चाहिए। जो सरकारी आंकड़े होते हैं हमें उनको ज्यों का त्यों नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि वे काल्पनिक भी हो सकते हैं, हाइपोथेसिस भी हो सकते हैं। अतः इनकी पुनर्परीक्षा कर लेनी चाहिए। हमें इनको अच्छी तरह से एक बार और जांच लेना चाहिए कि हमारे काम आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि समय हमें बचाना होता है। डॉक्टर बाउले ने शब्दों में कहा है कि प्रकाशित आंकड़ों के बिना उसका अर्थ तथा सीमाएं समझने में ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना जोखिम भरा काम होता है। हमें जो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और हम जैसा कि तैसा अगर हम समझ लेंगे तो यह हमारे लिए जोखिम बड़ा कार्य होगा। और यह सदैव जरूरी है कि उस पर प्रकाशित किए जाने वाले तर्कों की आलोचना कर ली जाए। तर्क फैक्ट के आधार पर, साइंटिफिक के आधार पर हमें उसकी आलोचना कर लेनी चाहिए। यानी शोधकर्ता को आंकड़े तथा अन्य सामग्री के स्रोतों को अच्छी तरह से जांच लेना चाहिए। आपको अच्छी तरह से डेटा को जांचना चाहिए, परखना चाहिए, तभी उसको काम में लाएं, अन्यथा न लाएं, क्योंकि समय भी बचाना होता है हमें इसमें। तो डेटा कभी भी कलेक्ट करें तो उसको अपने हिसाब से भी एनालिसिस करें, क्या यह हमारे लिए सही है, क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। फालतू का डेटा न लें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कि डेटा कलेक्शन क्या है, किन किन के माध्यम से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, कौन कौन सी हमें सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, कौन कौन सी नहीं बरतनी पड़ती हैं। तो अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जियो दिल से।